यस, चलो। तो रेट क्या था? स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि जिस जो क्या था, दोबारा से बस एक सेकंड लगाए, थोड़ी देर लगाए, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, ऐसे भी लिख सकते हो कि कितना टाइम लिया है उस कंसंट्रेशन को चेंज होने में। मान लिया आपके पास 2 मोल थे, कितने मोल थे? 2 मोल, और अब रह गए कितने? 1 मोल। तो चेंज कितना आया? 2 - 1, तो 1 मोल हो गया, तो हो गया कंसंट्रेशन में चेंज पर लीटर के हिसाब से। तो टाइम ले लिया उसने, मान लिया 2 सेकंड, टाइम कितना ले लिया? 2 सेकंड, तो 1/2 हो जाएगा रेट। तो इस तरीके से हम रेट निकालते हैं, ठीक है। तो रेट हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने रेट कांस्टेंट पढ़ लिया था। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। हमने पढ़ लिया था यूनिट्स, यूनिट्स निकाल के देखी भाई, हर एक ऑर्डर की, जीरो की बता दी थी, फर्स्ट की बता दी थी, सेकंड थर्ड फोर्थ तक बोला था निकाल के देखो, ठीक है। हमने यूनिट पढ़ ली थी खाली रेट की। यूनिट किसकी? रेट की। क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये पढ़ ली थी, ठीक है। तो रेट की यूनिट पढ़ ली थी। उसके बाद क्या है, और हमने क्या पढ़ लिया था? रेट ला पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? रेट ला। बीच में बेटा ग्राफ है, वो तुम्हें नहीं करने हैं अभी, ठीक है। रेट ला के बाद हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों एक साथ ही पढ़े थे, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हमने पढ़ लिया था स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन 1 हो, जब कंसंट्रेशन क्या हो? 1। हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया था। ऑर्डर क्या होता है? जो अल्फा या बीटा जो पावर होती है, या गामा भी हो, अगर 3 रिएक्टेंट हो तो प्लस में क्या भी हो जाएगा? गामा भी हो जाएगा, ठीक है। तो उन सब की जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं उसी को। तो ये हमने पढ़ लिया था। अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, जो कि हम रेट लॉ से हमें मिलती है, हमें निकालनी नहीं पड़ेंगी बेटा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया था। एक तो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। एक तो तुमने थोड़े बहुत जिसने बच्चे ने किए हैं रेट, रेट के वो आपके न्यूमेरिकल्स, तो अच्छी बात है, अब थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, एक तो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और क्या हुआ भाई अमन? बाद में बात करेंगे, लिख लो जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मोलिकुलैरिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलैरिटी, या टाइप ऑफ रिएक्शन एक टाइप से बोल सकते हो आप, तो वो पढ़ेंगे। चलो, तो इतना सा काम करना है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो टाइम हो गया है 7:30, तो जल्दी से 25 मिनट में खत्म भी करेंगे। देखो भाई, सुनते जाओ कहानी, आसान सी, बिल्कुल आसान सी कहानी है। देखो, पहली बात तो हम पढ़ लेते फैक्टर्स। क्या पढ़ लेते? फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के जो रेट है, स्पीड को इफेक्ट करते हैं। ये जो स्पीड है उसको क्या करते हैं बेटा? इफेक्ट करते हैं। तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला फैक्टर दे रखा है नेचर। पहला फैक्टर क्या दे रखा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना, बस ये तो सिंपल सी बात है कि किसी रिएक्टेंट की स्पीड तेज होती है, किसी रिएक्टेंट की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। उसने बुक में दे भी रखा है, सेम टाइप की रिएक्शंस करके दिखा रखा है, लेकिन एक रिएक्शन फास्ट है, ठीक है। मतलब बुक में दे रखा है NO और CO, देखो दिखने में एक जैसे एक N एक O, यहाँ पे बस C बदल गया, यहाँ पे O है, उसको रिएक्ट करवा दिया O2 के साथ, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया O2 के साथ, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका NO2, 2NO2, और यहाँ पे बनेगा 2CO2। तो बोल रहा है ये रिएक्शन है तो फास्ट है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? स्लो। तो इन रिएक्टेंट पे डिपेंड करा, ये रिएक्टेंट अलग है, ये रिएक्टेंट क्या है? अलग। तो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फैक्टर है, मतलब जो स्पीड है वो क्या होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में तो ये है कि डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन सीधा याद रखना है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, फैक्टर्स में यही बात याद रखते हैं कि घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, तो रेट भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा तो मोलिक्यूल ज्यादा, है ना। मोलिक्यूल ज्यादा तो
कोलिजन ज्यादा, और कोलिजन ज्यादा तो रिएक्शन रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट रिएक्शन का स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। इस पे एक न्यूमेरिकल मतलब एक क्वेश्चन बनता है इस चीज पे, करेंगे हम इसको। ठीक है, जहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ वहाँ पे तुम लिख लिया कॉपी में कि सर ने कुछ कहा है, पढ़ेंगे बाद में। चलो, उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है कि आपका टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में पहली बात तो याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बंद करो बेटा, किसी की वीडियो स्टार्ट हो गई है। चलो, थैंक यू। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रेट रिएक्शन का क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। इसी में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, मान लिया पहले तुम रिएक्शन कर रहे थे 300 केल्विन पे, अब तुम कर रहे हो 310 केल्विन पे, है ना। तो यहाँ पे कितने केल्विन का फर्क आ गया, 10 केल्विन का, और इतने ही डिग्री सेल्सियस में फर्क आता है। ठीक है, बराबर रहता है वो। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो तो आपका जो रेट होता है बेटा वो डबल हो जाता है, लगभग डबल या ट्रिपल के बीच में रहता है। मान लिया 2.1 टाइम्स हो गया, 2.9 टाइम्स हो गया, तो इस तरीके से बढ़ता रहता है। उसने दे रखा है कि जो ईटा है वो लगभग लगभग 2 to 3 वेरी करता है, 2 to 3 वेरी करता है। तो जो आपका चेंज है इसमें रेट में, वो या तो डबल हो जाता है ट्रिपल, मतलब इसके बीच में वैल्यू लाई करती है। तो आपको बस यही याद रखना कि हर एक 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट डबल हो जाता है, लगभग बोलते ही कि रेट क्या हो जाता है, डबल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी कहानी याद रखनी है। ये अपना यहाँ पे ये था। अब उसके बाद क्या है, फैक्टर नंबर 4। अगर फैक्टर नंबर 4 में दे रखा है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब ये तो सबको पता होगा कि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को ही तो ज्यादा करता है। तो कैटालिस्ट होगा तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कैटालिस्ट में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक नेगेटिव कैटालिस्ट। एक कोएंजाइम्स, सॉरी बोलते हैं उनको, क्या नाम था, जो उसको मदद करते हैं, एक तो वो थे। ठीक है, प्रोमोटर्स बोलते हैं जिनको, क्या भी बोलते हैं, प्रोमोटर्स। और एक क्या होते हैं, इनहिबिटर्स। तो अगर कैटालिस्ट में भी ये देखना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव कैटालिस्ट या इनहिबिटर है तो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा तो बढ़ाएगा ही। ऐसे कैटालिस्ट का मतलब यही होता है कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने वाला। स्पीड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, स्पीड ही क्या है, रेट। तो कैटालिस्ट तो हमें पता है अगर होगा तो रेट बढ़ेगा। सिंपल सी कहानी याद रखनी है बेटा। पांचवा, कोई ये पूछ ले कि क्या कैटालिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है तो उत्तर हाँ लिखना है, एमसीक्यू में आ जाए तो। ठीक है, कि अगर कैटालिस्ट क्या रिएक्शन में भाग लेता है, हाँ, लेकिन बाद में वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ये 11th में बताया था। पांचवा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। पांचवा पॉइंट क्या आपका, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में ये बोल रहा है जितना सरफेस एरिया ज्यादा, अगर सरफेस एरिया क्या होगा, एक इतना और एक इतना, तो इसका रेट क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे रेट क्या होगा, कम। अब सरफेस एरिया ज्यादा तो जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा एरिया मिलेगा उसको रिएक्ट होने के लिए। तो ये है सरफेस एरिया। एक और दे रखा है प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये स्पेसिफिक है, अगर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो तभी काम आएगा ये। तो ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 5 फैक्टर है बेटा, पहला नेचर, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटालिस्ट, पांचवा सरफेस एरिया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो अपना नोट डाउन कर लो, बाद में बता देना मेरे को कि सर ये दिक्कत है। ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर्स। अब मैंने कहा था कि अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं कि जो अपना टॉपिक नंबर है 4.8 या 4.7, ये दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तो देखो बुक के हिसाब से बताता जा रहा हूँ कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, 4.7 और 4.8। तो देखो वो बोल रहा है कि जो रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन होती है, वो बोल रहा है हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक तो वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप उसका, और एक वो रिएक्शन है जो मोर देन सिंगल स्टेप में होती है। मोर देन सिंगल स्टेप मतलब दो स्टेप होंगे या दो से ज्यादा होंगे। तो जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिर्फ एक ही स्टेप लेगी, और मोर देन 2 स्टेप अगर लेती है या 2 स्टेप ही लेती है तो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो वो पूछ लेगा डायरेक्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म में और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कोई रिएक्शन तो ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टेप में हो, कोई ऐसा हो सकता है जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो। तो जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो एक स्टेप में उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ये तो यहाँ पे याद कर रहा है तुम्हें। उसके बाद कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वो तुम्हें नहीं पढ़ने, ठीक है। और मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की डेफिनेशन आ जाए कि मैकेनिज्म क्या है, तो ये स्टेप्स हैं रिएक्शन को होने के लिए जिससे प्रोडक्ट बन जाते हैं। वैसे इसके यहाँ तक डेफिनेशन नहीं आई और आएगी भी नहीं क्योंकि कोई काम की नहीं है, और बहुत सारा टॉपिक काम का इस चैप्टर में। अब मैं बोल रहा था कि 4.7 टॉपिक भी साथ में पढ़ेंगे। अभिषेक राठी बेटा करेंगे बात। अभिषेक, अभिषेक कौन है, ध्यान नहीं, चलो हाँ भाई। तो 4.7 में हम पढ़ रहे हैं मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी क्या होती है देखो, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी देखो, मान लिया सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, 2A प्लस 3B गिव राइज टू 4D। बंद करो बेटा, किसका आ गया ये, वीडियो कॉल होगी किसी की स्टार्ट। देखो 2A प्लस में 3B गिव राइज टू क्या आपका 4D है, ये रिएक्शन है। और मान लिया ये एक ही स्टेप में होती है, यही इसका स्टेप है, स्लो हो या फास्ट। देखो कोई भी रिएक्शन है अगर वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होती है तो कोई एक स्टेप स्लो होता है और कोई दूसरा स्टेप फास्ट होता है, ये होता है अगर 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो। और जिसमें होगा ही एक ही स्टेप तो वो तो स्लो हो या फास्ट हो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वही है उसका जो भी कुछ है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है तो जैसे हमने ऑर्डर निकाला है ऐसे ही एक चीज होती है मोलिकुलरिटी। ऐसी एक चीज क्या होती है, मोलिकुलरिटी। वो क्या होती है, अगर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन याद है तो उसके हिसाब से जो ऑर्डर होता है, क्या होता है ऑर्डर, वो क्या होता है, ये चीज, इन दोनों को ऐड कर दो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट है, रेट रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो भी आपके रिएक्टेंट है उनकी तो कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्री। हमको पता है ये 2 और 3 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ऑर्डर क्या होता है, यही पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस 3 क्या आंसर आ गया 5, 2 प्लस 3 क्या आंसर आ गया बेटा 5 आ गया। तो ये 5 क्या है ऑर्डर, और यही 5 क्या है बेटा आपकी मोलिकुलरिटी। जो ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है वही मोलिकुलरिटी होती है, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, वैसे जो ये ऑर्डर आया है ये असलियत का ऑर्डर नहीं है, ये हो सकता है ठीक भी हो और गलत भी हो, ठीक है, क्योंकि असलियत में ऑर्डर क्या आएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू से, जो कि कहां से निकलेंगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। तो मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी है ये 2 और ये 3 इसको ऐड कर दो। मान लिया आपकी रिएक्शन है 4A प्लस 2B प्लस 9C टू 2Z प्लस 4x, इस तरीके से है। तो इसकी मोलिकुलरिटी निकलवाई तो क्या होगी 4 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो गया 15। इस तरीके से होती है बेटा मोलिकुलरिटी, ये होती है मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो ये है बस, मोलिकुलरिटी में इतना याद रखना है कि कितने एटम आपस में जुड़ के रिएक्ट कर रहे थे उसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी। ठीक है भाई, मोलिकुलरिटी आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सी चीज है, इसको ऐड कर देना है, डेफिनेशन बुक में दे रखी है, याद कर लेना है, आ जाएगी समझ में। तो ये टॉपिक था बेटा मोलिकुलरिटी का 4.8 में, बस इतना याद रखना है। 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री एक कम्प्लेक्स, ठीक है। एक कम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, मान लिया आपको क्या दे रखी है आपको कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर आपको कम्प्लेक्स दे रखी है तो उसका मोलिकुलरिटी कैसे निकलेगी, तो उसकी मोलिकुलरिटी निकलेगी बेटा वो आपको देगा। मान लिया एग्जांपल के तौर पे दे देते हैं, कोई भी जो रिएक्शन है तो उसने बोल लिया कि कोई रिएक्शन थी जो A प्लस बी गिव राइज टू डी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे कि पहले A टूट गया C में, फिर जो C है वो टूट गया B के साथ जुड़ के क्या बना गया D। तो जब इन दोनों रिएक्शन का आपने सम करोगे तो C से तो C कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में नेट रिजल्ट क्या आएगा A प्लस बी गिव टू क्या हो जाएगा D। तो यही तो हमारी रिएक्शन थी। तो इसमें ये 2 स्टेप में हुई रिएक्शन। तो ये मान लिया हमने, मान लिया स्लो स्टेप है, ये मान लिया हमने क्या है स्लो स्टेप, और ये क्या है फास्ट स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है उस
कि बस आपको ये देखना कि यहाँ पे रिएक्टेंट की क्या वो है मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या है 1, ठीक है। कितनी जो इसकी स्टोइचियोमेट्री है यहाँ पे वो मोलिकुलरिटी होती है कॉम्प्लेक्स में, एलिमेंट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स में जो स्लो स्टेप होगा वो देगा आपको ब्रैकेट में साइड में करके कि ये स्लो स्टेप है, तो उसी की जो उसमें जो रिएक्टेंट है उनकी स्टोइचियोमेट्री आपकी क्या होती है मोलिकुलरिटी होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये था मोलिकुलरिटी का टॉपिक, ठीक है भाई। आगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो तुम्हें पढ़ने नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक बीच में आपका रेट और रेट कांस्टेंट दोनों में डिफरेंस दे रखा है, पढ़ना है। कोई भी लाइन ना समझ में आए तो बताना है। ऐसे ही ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस है, क्योंकि तो जो ऑर्डर है, जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी बताया था ना, वो ऑर्डर भी हो सकती है जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, तो वो ऐसे इनमें डिफरेंस कर रहा है कि फिर डिफरेंस क्या रहेगा इनमें, तो ये पढ़ लेना। कोई डिफरेंस कोई लाइन समझ में ना आए तो मेरे को बताना, ठीक है। अब हम आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कहाँ पे आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। अब ये क्या चीज है, क्या बला गई है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले निकालने हैं। ये चीज क्या कह रही है कि आपको फॉर्मूले निकालने हैं। फॉर्मूले किस चीज के फॉर्मूले भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो वो कैसे होती है, मतलब उसमें रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होगा, कितना उसका रेट कांस्टेंट होगा, उसका टाइम क्या होगा। फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर का निकालो, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले निकालने हैं, वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इन फॉर्मूलों में चार चीजें होंगी। एक आपका होगा इनिशियल अमाउंट, एक आपका क्या होगा इनिशियल अमाउंट, ठीक है। क्या होगी इनिशियल अमाउंट। एक होगी आपकी फाइनल अमाउंट, सॉरी फाइनल नहीं, एक आपकी होगी अनरिएक्टेड अमाउंट। क्या होगी अनरिएक्टेड अमाउंट। एक आपका होगा टाइम, और एक आपका होगा रेट कांस्टेंट। इन चार के बीच में हमें फॉर्मूले बनाने हैं बस। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। क्या ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इनिशियल जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको हम लिखेंगे ए नोट। क्या लिखेंगे ए नोट। जो बच गई अमाउंट उसको हम लिखेंगे ए। जो टाइम यूज हो रहा है उसको लिखेंगे टी, और रेट कांस्टेंट तो अपना क्या है की। तो इन चारों के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा ऑर्डर जो है, वो दे रखा है सबसे पहला ऑर्डर हमें दे रखा है जीरो ऑर्डर। क्या दे रखा है जीरो ऑर्डर। तो जल्दी से खत्म करते हैं जीरो ऑर्डर को, ठीक है। तो देखो जीरो ऑर्डर में कैसे उसने इक्वेशन बनाई हुई है। तो वो बोल रहा है कि अगर, अब पहले ये बता देता हूँ कि ऑर्डर कल भी बताया था वैसे होता क्या है। ऑर्डर का मतलब है बेटा कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब ये होता है कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। मान लिया रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी गिव राइज टू क्या है डी। अब इसमें तो तुम कहोगे सर एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, और मैं बोल दूं बेटा कि ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है फर्स्ट की या सेकंड की। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो रिएक्शन ए पे डिपेंड है सिर्फ ए पे, या बी पे डिपेंड है, या सी पे डिपेंड है। इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, तीनों की जरूरी नहीं है, किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। तो वही बोला कि कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सा रिएक्टेंट मेन है। ऐसे अगर सेकंड ऑर्डर की है तो या तो ए और बी इन दोनों पे डिपेंड है, या बी और सी इन दोनों पे डिपेंड है, या ए और सी इन दोनों पे डिपेंड है। इस तरीके से हो जाएगी बेटा सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर जीरो ऑर्डर की है तो मतलब कंसंट्रेशन इन क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। इनकी तीनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इन तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये मतलब होता है ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर है उसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखें तो बोल रहा है कि एक इक्वेशन है ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। क्या बेटा ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है एक सेकंड। हाँ भाई, तो अगर एक रिएक्शन है ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप ए लिख लो, बी लिख लो, सी भी लिख सकते थे, डी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड कर ही नहीं रही, ये यहाँ पे कितनी भी चीज हो ए बी सी डी कुछ भी हो,
प्रोडक्ट बन गया, बनना था। तो वो बोल रहा है कि जो रेट होता है, आपने जो पढ़ा है रेट, वो क्या होगा इस रिएक्शन का, माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। ये पढ़ा है हमने स्टार्टिंग से ही। दूसरा एक और रेट पढ़ा हमने कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसकी पावर क्या, एन। उसकी पावर होती है बेटा एन, ये होता है रेट। तो उसकी वो होती है ना कुछ पावर। अब पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीरो, तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो। यही ऑर्डर होता है ना, तो ये क्या होगी, जीरो। और जब प्रोपोर्शन ये साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया जीरो। किसी की भी पावर जीरो हो तो वो क्या होता है, वन। तो के इंटू वन क्या हो गया, के। तो यहाँ से रेट क्या आ गया, के, रेट ला से, और यहाँ से रेट आ गया माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। तो ये जब दोनों ही रेट है तो दोनों बराबर होंगे, दोनों इसी रिएक्शन के हैं, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं बेटा, इक्वेशन वन को और इक्वेशन जो टू बन गई एक तरीके से कि रेट इज इक्वल टू के है, तो इस इक्वेशन वन टू को इक्वल पुट कर देते हैं। तो माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। डी टू को ले जाऊंगा उधर, डी टी ले जाएंगे इधर, तो जो माइनस डी ऑफ ए है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस के, सॉरी के डी टी। माइनस के साइन को भी उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी ये हटाएंगे, ये सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों को बराबर पुट किया, डी टी उधर चला गया, फिर माइनस का साइन उधर चला गया। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या कर देंगे, इधर भी और इधर भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटे डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, उन सभी स्मॉल चेंज को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, उनका सबका सम अप, ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। तो इस डी ए का जब इंटीग्रेशन कर दिया, साइन इंटीग्रेशन का ऐसे करके, तो इस इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो इसका आंसर आ गया ए। और इस सारे का जब इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका आंसर आ गया माइनस के टी प्लस आई। आपको सीधा लिखना है कि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या करना है। अभी अगर क्लास एकदम बंद भी हो जाए उससे पहले मैं खत्म करा दूंगा, तो हम दोबारा एक बार कॉल करेंगे बच्चों से पूछने के लिए, ठीक है, तो भाग मत जाना, क्लास बंद होती है। अब हमें क्या करना है कि आई की वैल्यू निकालनी है, आई की। तो देखो वो बोल रहा है कि जब टाइम जीरो है, टाइम क्या है, जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है, तो जो ए है, अभी अभी ये ए जो है अनरिएक्टेड अमाउंट वो उतनी ही तो है जितनी इनिशियल अमाउंट है। बात समझ में आ रही बेटा, कितनी बची हुई अमाउंट है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो सारी की सारी बची हुई अमाउंट है, और सारी की सारी बची हुई अमाउंट क्या होती है, इनिशियल अमाउंट। तो जब टाइम जीरो है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट के बराबर हो जाएगा। और टाइम जीरो है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। और ए को हमने क्या पुट कर लिया, ए नोट, ए को क्या पुट कर लिया बेटा, ए नोट। बात समझ में आ रही है, टाइम जब जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जो ए है वो सारी ही तो अमाउंट होगी बची हुई जो कि शुरू में थी, टी की वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो के इंटू जीरो जीरो प्लस आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट, आई की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है, ये वैल्यू क्या करनी है, पुट, आई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे समझा रहा हूं कि ए इज इक्वल टू माइनस के टी था, इस इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू बोला था ना, आई की निकालनी है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस में क्या आ गया बेटा, ए नोट, क्या आ गया, ए नोट। अब अगर ये ए इधर आ जाए और ये माइनस का केटी इधर से आ जाए तो केटी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ गया तो सिंपल सा है कि के टी अगर उधर जाएगा, के टी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैंने इसको फिर और घुमा के ऐसे लिख लिया, ए नोट माइनस ए बराबर है के टी, यही आपको याद रखना है। ये आ गई आपकी जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर का यही तो निकालना था, जीरो ऑर्डर का क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सी चीज, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस टी को मैं उधर ले जाऊं, टी को उधर ले जाऊं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू 1/t इंटू ए नोट माइनस में ए। बुक में ऐसे भी लिखा होगा और यही याद करना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा साफ लिख देता हूँ, ठीक है, ये याद करना फॉर्मूला, ये हो गया,
निचला भी याद कर लो, हमने तो बनाया था निचले से ये, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला जो आप बनाना चाह रहे थे जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये था बेटा जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक और बात करनी है हमें, एक फॉर्मूला और निकालना है। बता देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या पढ़ रहे हैं? हाफ लाइफ टाइम। नाम से याद होगा तो समझ में आ गया होगा कि जब जो इनिशियल अमाउंट, क्या है, इनिशियल अमाउंट हाफ हो जाए, क्या हो जाए, हाफ, इतना रिएक्ट हो गया, इनिशियल अमाउंट हाफ होगी, तो उसके लिए जो टाइम लगा, तो उसके लिए जो टाइम लगा, टाइम टेकन, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, मतलब आपके पास 10 थी, रिएक्टेंट कितना था, 10, तो उसमें से कितना रह गया, 5 रह गया। ठीक है, 5 चला गया, तो जब रिएक्टेंट 5 रह गया, आधा रह गया ना 10 का आधा 5, तो जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टी हाफ। जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है तो इसको बोलते हैं बेटा टी हाफ। इसका फॉर्मूला आप वहीं से बनाएंगे, के इक्वल टू क्या था, 1/t ए नोट माइनस ए नोट हमेशा ही पूरा रहेगा, इनिशियल अमाउंट है ये कभी नहीं घटेगी, याद रखना। तो घटेगा क्या, ए अनरिएक्टेड अमाउंट अब कितनी बच गई, आधी बच गई। पहले जितनी अमाउंट थी 10, उसका आधा करेंगे तभी तो आंसर क्या आएगा, 5 की इतनी अमाउंट बच गई। तो ये है क्या, ए है ए नोट बटे में 2, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो 1/t ए नोट माइनस ये भी क्या है, ए नोट बाय 2। इससे इसको जब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको मतलब सारे को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा टी हाफ। सॉरी, इसको भी टी हाफ लिखो आप, क्योंकि हम टी हाफ ले रहे हैं, तो टी हाफ, हमें टी हाफ ही निकालना था। एक सेकेंड, हमें निकालना था। हाँ भाई, तो क्या पढ़ रहे थे बेटा हम, हाफ लाइफ टाइम। तो देखो हमें क्या करना है कि k इज इक्वल टू 1/t, टी की जगह हो जाएगा टी हाफ, क्योंकि हम हाफ लाइफ टाइम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, ए नोट माइनस में ए, माइनस में ए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, किसी को अगर ये समझ में ना आया हो, कि जो ए है ये अनरिएक्टेड अमाउंट है, दिमाग में रखो अनरिएक्टेड, कि जब टाइम आधा जा चुका, तो टाइम है वो आधा गया, आधा टाइम जा चुका है, तो कितनी अमाउंट बच गई, तो ये भी एक प्रकार से रिएक्टेंट की अमाउंट है। इसकी अमाउंट है बेटा रिएक्टेंट की अमाउंट, याद रखना, ये किसकी अमाउंट है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, तो रिएक्टेंट ही है ये। और जब हाफ लाइफ टाइम पढ़ रहे तो रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी बन जाएगी, बच जाएगी जितना था उसका आधा, ये तो होता है ना। तो ये ए किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट बाई 2। इसकी जगह बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी हाफ चला जाएगा उधर, टी हाफ, ये क्या आ जाएगा 1/t ए नोट माइनस ए नोट बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। ये पूरा ए नोट है, ये आधा ए नोट है, एक पूरे ए नोट में से आधा ए नोट जाएगा तो आधा ए नोट बच जाएगा, तो मतलब 1/k ए नोट बाई 2 बच जाएगा। ए नोट बाई क्या बच जाएगा, 2। एक में से आधा चला गया तो आधा बच गया, तो ए नोट बाई 2 बच गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ए नोट बाई 2k, ए नोट बाई 2k। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये तो बना के दिखा दिया कि बना कैसे है। अब कभी भी तुम्हें टी हाफ बनाना हो किसी का, तो तुम समझ जाओ कि आपको ए को ए नोट बाई 2 कर दो, जो भी उसका फॉर्मूला है वहां से, ये फॉर्मूला हमने निकाला था पहले, उसके फॉर्मूले में ए को ए नोट बाई 2 कर दो, अपने आप ही टी हाफ को ले जाओ उधर, आपका फॉर्मूला बन के आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ थोड़े से। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट की, ये बात याद रखनी है। सिर्फ एक ही ऑर्डर ऐसा है, सिर्फ सिंगल ऑर्डर ऐसा है जिसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी हाफ। मतलब ए नोट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी टी हाफ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। 10 चीज आपके पास, उसका आधा करने में, और एक आपके पास 100 चीज है उसका आधा करने में, तो 100 चीज को आधा करने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा, तो उसके लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, ज्यादा। तो जीरो ऑर्डर में ही ऐसा होता है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट की, बिल्कुल याद रखना है। पूछ सकता हो डायरेक्ट, ऐसा ऑर्डर बताओ जिसमें टी हाफ ए नोट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है और कुछ खास आएगा नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, और तो कोई मेन है नहीं इसमें। एक वो था कि जीरो ऑर्डर ही ऐसा होता है
जो कल बताया था। जीरो ऑर्डर ये ऐसा होता है जिसमें के की और रेट की दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा, सेम। ये कल बता दिया था, तो ये हमें याद रखना है। तो ये था बेटा आज का काम। हमने पढ़ लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कौन सा, जीरो ऑर्डर। क्या पढ़ लिया, जीरो। वैसे फर्स्ट भी करना था लेकिन टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, काफी आगे हैं वैसे भी। तो जीरो ऑर्डर हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट ऑर्डर कल पढ़ लेंगे। अब जीरो ऑर्डर के अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बाद तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें करना है। तुम्हें दो चीजें मैंने खुद पढ़ने को दी है, रेट और रेट कांस्टेंट में आपको डिफरेंस करना है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में आपको डिफरेंस करना है। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है। बाकी ये टी आप था मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो बात कर लेते हैं एक बार बच्चों से, एक सेकेंड।